हम एक अहम लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले खतरे पर बात कर रहे हैं, बढ़ती हुई गर्मी। बिल्कुल। जेफ गुडील की किताब है द हीट विल किल यू फर्स्ट, और उसी के कुछ हिस्सों को आधार बनाकर हम ये चर्चा कर रहे हैं। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये। हम अक्सर तापमान को बस एक नंबर की तरह देखते हैं ना, 40 डिग्री 45 डिग्री। हाँ, बस एक आंकड़ा। लेकिन आज हम समझेंगे कि ये नंबर असल में कितना घातक हो सकता है हमारे शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए और हाँ, पूरे प्लैनेट के लिए। सही कहा, इसका असर बहुत गहरा और बहुआयामी है। तो हमारा मकसद आज सिर्फ ये बताना नहीं कि गर्मी बढ़ रही है, वो तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल। बल्कि ये समझना ही कि ये कैसे और किन किन तरीकों से खतरनाक है। ये सिर्फ पसीना आने या बेचैनी की बात नहीं है। नहीं, ये असल में जीवन और मृत्यु का सवाल बन गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो ज्यादा वल्नरेबल है, ज्यादा असुरक्षित है। हाँ, उन पर इसका बोझ कहीं ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से जो सच में झकझोर देती है। 2021 की बात है, कैलिफोर्निया, सियरा नेशनल फॉरेस्ट। जोनाथन गेरिश, एलन चुंग, उनकी 1 साल की बेटी मिजू और उनका कुत्ता ऑस्की। अच्छा। वो लोग एक हाइकिंग पर निकले थे, हाइट्स कोव ट्रेल पर। एक सामान्य सा दिन लग रहा था। लेकिन वो सामान्य नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो उनका आखिरी दिन साबित हुआ। ये कहानी दिखाती है कि गर्मी कितनी तेजी से जानलेवा हो सकती है। हाँ, और कितनी चुपके से। उस दिन तापमान था 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब करीब 41-42 डिग्री सेल्सियस। काफी ज्यादा। लेकिन वो पगडंडी खुली थी, कोई छाया नहीं, धूप सीधी पड़ रही थी, चट्टानें तप रही थीं। तो असल में जो एहसास होगा वो कहीं ज्यादा भीषण रहा होगा। हाँ, जमीन का तापमान तो और भी ज्यादा रहा होगा। अंदाजा है कि 109 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। और यहीं एक अजीब बात पता चलती है। क्या? उनके पास पानी था। ऐसा नहीं कि पानी बिल्कुल नहीं था, करीब 2.5 लीटर पानी था उनके पास। अच्छा, फिर भी। हाँ। और किताब में एक्सपर्ट्स यही बताते हैं कि सिर्फ पानी पीते रहना हीट स्ट्रोक को रोक देगा, ये जरूरी नहीं है। ये आम धारणा के बिल्कुल उलट है ना? डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हालत को बदतर जरूर करती है। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर बॉडी का कोर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए तो आप हाइड्रेटेड होते हुए भी हीट स्ट्रोक से मर सकते हैं, क्योंकि शरीर अपनी गर्मी बाहर निकाल ही नहीं पा रहा है। एग्जैक्टली। असली चुनौती शरीर को अंदर से ठंडा करने की होती है। गेरिश ने मदद के लिए एक टेक्स्ट मैसेज भेजने की कोशिश भी की थी। मैसेज अधूरा सा था, उसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी थी। लिखा था, नाम क्या, आप हमारी मदद कर सकते हैं, सैवेज लुंडी ट्रेल पर पानी नहीं है और बच्चे के साथ ओवर हीटिंग हो रही है। ओवर की स्पेलिंग गलत थी और ये दिखाता है कि शायद वो पैनिक में थे या गर्मी का असर दिमाग पर हो रहा था। हाँ, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है ऐसी हालत में। बिल्कुल। और अंत में वो सभी मारे गए, माता पिता, वो छोटी बच्ची और उनका कुत्ता भी। बहुत दुखद। कारण हीट स्ट्रोक और शायद डिहाइड्रेशन भी। जांच करने वालों को एलन चुंग की बॉडी पगडंडी से कुछ ऊपर मिली। शायद वो किसी तरह ट्रक तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, अपनी आखिरी कोशिश में। ये हमें सीधे हाइपरथर्मिया पर लाता है, मतलब शरीर का बहुत ज्यादा गर्म हो जाना। हाँ। हीट स्ट्रोक मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक है क्लासिक हीट स्ट्रोक, ये ज्यादातर बच्चों, बुजुर्गों या जो पहले से बीमार हैं उन्हें होता है, जिनका शरीर तापमान को ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाता। हाँ। और दूसरा है एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। ये ज्यादा चिंता की बात इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल स्वस्थ, एक्टिव युवा लोगों को भी हो सकता है। एक्टिव लोगों को, जैसे एक्सरसाइज करते हुए। बिल्कुल। जब हम कसरत करते हैं तो हमारी मांसपेशियां गर्मी पैदा करती हैं, बहुत ज्यादा गर्मी। अच्छा। असल में मसल्स जो एनर्जी इस्तेमाल करती हैं उसका सिर्फ 20% ही मूवमेंट में जाता है, बाकी 80% गर्मी बन जाता है। ओह, इतना ज्यादा? हाँ, आम हालात में शरीर पसीने वगैरह से ये गर्मी निकाल देता है, लेकिन जब बाहर बहुत गर्मी हो, नमी हो या शरीर पर बहुत ज्यादा जोर पड़े तो वो सिस्टम फेल हो जाता है। हाँ, वो संतुलन बिगड़ जाता है और बॉडी का अंदरूनी तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, खतरनाक स्तर तक। इसका मतलब ये हुआ कि कोई फिट एथलीट भी अचानक इसका शिकार हो सकता है, बिना किसी चेतावनी के। बिल्कुल हो सकता है। किताब में कई उदाहरण हैं। कैली वॉट 18 साल की ट्रैक स्टार थी, प्रैक्टिस के बाद अपनी कार के पास मृत मिली। ओह माय गॉड। फिलिप क्रिकेक 37 साल के अनुभवी अल्ट्रा मैराथन रनर कैलिफोर्निया में दौड़ते हुए गर्मी से मारे गए। ये तो बहुत डरावना है। यहां तक कि माइकल पोपोफ, जो दुनिया के टॉप अल्ट्रा रनर्स में से हैं, डेथ वैली जैसी जगह पर दौड़ने गए। पूरी तैयारी थी, पानी, बर्फ सब था, फिर भी गर्मी ने उन्हें हरा दिया। मतलब तैयारी भी हमेशा काफी नहीं होती। नहीं होती,
और जैसा आपने गारिश परिवार के केस में बताया, वल्नरेबिलिटी उम्र, साइज, यहाँ तक कि प्रजाति पर भी निर्भर करती है। हाँ, वो बच्ची और कुत्ता। बिल्कुल। बच्ची मिजू, बच्चों की पसीना ग्रंथियां पूरी तरह डेवलप नहीं होती, ब्लड वॉल्यूम भी कम होता है, तो वो तापमान ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते। और कुत्ता? ओस्की, कुत्तों की फर गर्मी को अंदर ट्रैप कर लेती है। वो इंसानों की तरह पसीना बहाकर ठंडा नहीं हो पाते। हाँफने से कुछ मदद मिलती है, पर वो काफी नहीं होती। और गैरिश का खुद का बड़ा शरीर और बच्ची को पीठ पर ले जाना, वो भी एक फैक्टर रहा होगा। हाँ बिल्कुल, बड़ा शरीर मतलब गर्मी भी ज्यादा पैदा होगी और उसे निकलने में भी मुश्किल, और बच्ची का वजन मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट और ज्यादा गर्मी। ये तो इंसानों पर असर की बात हुई, लेकिन गर्मी का असर तो हमारे आसपास की प्रकृति पर भी पड़ रहा है। बहुत बुरी तरह पड़ रहा है। पैसिफिक नॉर्थवेस्ट हीटवेव की बात किताब में है। नदियां इतनी गर्म हो गईं कि साल्मन मछलियां सांस नहीं ले पा रही थीं। सांस नहीं ले पा रही कि पानी में? हाँ, क्योंकि गर्म पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कम हो जाती है। उन बेचारी मछलियों की स्किन पे लाल घाव हो गए, फंगस लग गया, हजारों मर गईं। ये तो भयानक है। और ये सिर्फ मछलियों की मौत नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम के लिए झटका है जो उन पर निर्भर करता है। और पेड़ तो कहीं जा भी नहीं सकते, उनका क्या होता है? पेड़ भी बहुत झेलते हैं। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो वो पानी बचाने के लिए अपने पत्तों के छोटे छोटे छेद बंद कर लेते हैं। स्टोमेटा कहते हैं उन्हें। जैसे हम सांस रोक लेते हैं। बिल्कुल वैसा ही। और कुछ पेड़ अगर मिट्टी में नमी हो तो ठंडा लेने के लिए तेजी से पानी खींचकर पत्तों से उड़ाते हैं, ट्रांसपिरेशन। अच्छा। लेकिन दिक्कत तब होती है जब मिट्टी सूख जाती है। पेड़ फिर भी जोर लगाकर पानी खींचने की कोशिश करते हैं। और तब क्या होता है? तब उनकी नसों में जो पानी ऊपर ले जाती हैं, हवा के बुलबुले घुस जाते हैं, पानी का कॉलम टूट जाता है। इसे कैविटेशन कहते हैं। और किताब में लिखा है कि वैज्ञानिक इसे सुन सकते हैं, पेड़ों की चीखें। हाँ, सही माइक्रोफोन से। ये दिखाता है कि वो कितने स्ट्रेस में होते हैं। बाप रे। दूसरी तरफ कुछ कीड़े मकोड़े हैं जिनके लिए गर्मी अच्छी साबित हो रही है, लेकिन उसका नतीजा बुरा है। जैसे पाइन बार्क बीटल, एक छोटा सा कीड़ा। गर्मी से उनका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, भूख बढ़ जाती है, तो वो ज्यादा तेजी से प्रजनन करते हैं और देवदार के पेड़ों पर हमला करके उन्हें खत्म कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। पश्चिमी अमेरिका, कनाडा में जंगल के जंगल तबाह हो रहे हैं। और इससे जंगल में आग लगने का खतरा भी बढ़ता होगा। बिल्कुल। सूखे कमजोर पेड़ आग को ज्यादा आसानी से पकड़ते हैं। और समुद्र में क्या हो रहा है? द ब्लॉब का जिक्र है। हाँ, द ब्लॉब। ये उत्तरी प्रशांत महासागर में पानी की सतह के तापमान में एक जबरदस्त बढ़ोतरी थी। कई जगहों पर तापमान नॉर्मल से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट या ज्यादा बढ़ गया था। उसके क्या नतीजे हुए? भयानक। अलास्का की कॉड मछली पालन इंडस्ट्री लगभग तबाह हो गई। सी लायंस भूखे मरने लगे क्योंकि मछलियां नहीं रहीं। समुद्र के नीचे जो केल्प के जंगल होते हैं वो नष्ट हो गए, और अंदाजा है कि 10 लाख से ज्यादा समुद्री पक्षी मारे गए। 10 लाख? हाँ। और कोरल रीफ्स का हाल तो हम सब जानते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ बार बार ब्लीचिंग का शिकार हो रहा है। ब्लीचिंग मतलब? जब पानी ज्यादा गर्म होता है तो कोरल अपने अंदर रहने वाले रंगीन शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। इससे वो सफेद पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। अक्सर मर जाते हैं। और कोरल रीफ तो समुद्री जीवन का नर्सरी है। उनका खत्म होना मतलब पूरे समुद्री इकोसिस्टम पर खतरा। तो जानवर इस गर्मी से बचने के लिए कहीं और जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। जमीन पर रहने वाले जानवर हर 10 साल में औसतन 20 किलोमीटर खिसक रहे हैं, या तो ध्रुवों की तरफ या ऊंचाई की तरफ। और समुद्र में तो और तेजी से, लगभग 4 गुना तेजी से ठंडे पानी की तलाश में जा रहे हैं। लेकिन इससे भी दिक्कतें हो रही होंगी। हाँ, नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। एक तो प्रजातियों के बीच का तालमेल बिगड़ रहा है, जैसे भौरे और हकलबेरी, जिनका जीवन एक दूसरे पर निर्भर है, वो अलग अलग रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। तो उनका पॉलिनेशन साइकिल बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा खतरा है जूनोटिक बीमारियों का। वो क्या होती है? ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। जब जानवर नए इलाकों में जाते हैं तो उनका सामना नए इंसानों और जानवरों से होता है। इससे वायरस को एक प्रजाति से दूसरी में कूदने का मौका मिल जाता है। जैसे कोविड। हाँ, ये एक उदाहरण है। ये सब सुनने के बाद लगता है कि गर्मी का असर सब पर एक जैसा नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं होता। ये बहुत अनइक्वल है। शहरों को ही देख लीजिए। हाँ, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। सही कहा। शहर अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों से कहीं ज्यादा गर्म हो जाते हैं। कंक्रीट, डामर, ये सब दिन में गर्मी सोखते हैं और रात में छोड़ते रहते हैं। पेड़ पौधे भी कम होते हैं। हाँ, और इमारतें हवा का रास्ता रोकती हैं। नतीजा, फिनिक्स जैसे शहर में रात का तापमान पास के रेगिस्तान से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ज्यादा हो सकता है। 20 डिग्री। और एयर कंडीशनर वो हमें तो राहत देते हैं, लेकिन बाहर और गर्मी फेंकते हैं। बिल्कुल।
एक दुष्चक्र है ये। और यहीं पर वो सामाजिक और आर्थिक पहलू आता है जिसकी बात किताब करती है। हाँ, गुडेल साफ कहते हैं, पॉवर्टी इक्वल्स वल्नरेबिलिटी। गरीबी और भेद्यता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब जिसके पास पैसा है वो एसी चला सकता है, बिजली चली जाए तो जनरेटर लगा सकता है, गर्मी बर्दाश्त ना हो तो कहीं ठंडी जगह जा सकता है। लेकिन जो गरीब हैं वो फंस जाते हैं बिना एसी वाले गर्म घरों में, अपार्टमेंट्स में। किताब में चेन्नई की अंजलाई का उदाहरण है। वो ताड़ के पत्तों की झोपड़ी में रहती है। हाँ, मैंने पढ़ा। वो दिन में कई बार अपनी छत और जमीन पर पानी डालती है ठंडा करने के लिए, ठंडा चावल का पानी पीती है और अपने पति के लिए परेशान रहती है जो बीमार होने के बावजूद धूप में मजदूरी करता है। और फीनिक्स में लियोनोर ज़्वारेज़, हाँ, वो प्रीपेड बिजली मीटर इस्तेमाल करती है। उसके लिए गर्मी में कुछ घंटे एसी चलाना भी इतना महंगा है कि बिल महीने के किराए से ज्यादा आ सकता है। ये तो सिर्फ परेशानी नहीं है। नहीं, ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। पैसिफिक नॉर्थवेस्ट हीटवेव में कई बुजुर्ग लोग जैसे जोलीन ब्राउन, स्टेफनी पुलमैन अकेले रहते थे। शायद एसी का खर्च नहीं उठा सकते थे या बिजली कटी हुई थी। वो अपने घरों में मृत पाए गए। ये दिल दहला देने वाला है। गर्मी एक शिकारी की तरह है। वो सबसे कमजोर को पहले निशाना बनाती है। बुजुर्ग, गरीब, अकेले रहने वाले, बीमार लोग। और काम की जगह वो भी सुरक्षित नहीं है। नहीं। ओरेगन में उसी हीट वेव में सेबेस्टियन पेरेज ग्वाटेमाला से आए मजदूर थे। 38 साल के, खेत में सिंचाई के पाइप बदल रहे थे। 160 डिग्री तापमान था, गिर पड़े और मौत हो गई। और अमेरिका में बाहर काम करने वालों के लिए कोई फेडरल नियम नहीं है गर्मी से बचाव के? नहीं है। ये चौंकाने वाली बात है। कुछ राज्यों जैसे कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन ने अपने नियम बनाए हैं, लेकिन कोई राष्ट्रीय स्तर का नियम नहीं है। और इसमें नस्लवाद का भी एक एंगल है ऐतिहासिक रूप से। हाँ, किताब इस पर भी बात करती है। ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पहलू है। 19वीं सदी में कुछ अमेरिकी डॉक्टरों ने, जैसे सैमुअल कार्टराइट, ये तर्क दिया था कि अफ्रीकी मूल के लोग गर्मी झेलने के लिए शारीरिक रूप से बेहतर हैं। क्या? कैसे? उन्होंने कहा कि उनकी मोटी खोपड़ी, उनकी त्वचा उन्हें धूप से बचाती है। ये पूरी तरह से झूठा, अवैज्ञानिक और नस्लवादी तर्क था। लेकिन इसका इस्तेमाल किस लिए किया गया? गुलामी को सही ठहराने के लिए। ये कहने के लिए कि उनसे गर्मी में भयानक काम करवाना ठीक है क्योंकि वो इसे झेल सकते हैं। ये तो बहुत ही भयानक सोच है। और किताब कहती है कि ये सोच आज भी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से असर डालती है कि कैसे प्रवासी या कम आय वाले मजदूरों के स्वास्थ्य जोखिमों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और अमेरिकी बॉर्डर पर गर्मी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप। हाँ, किताब में आलोचकों का ये नजरिया भी पेश किया गया है। उनका आरोप है कि बॉर्डर पेट्रोल जानबूझकर माइग्रेंट्स को रेगिस्तान के सबसे गर्म और मुश्किल रास्तों पर धकेलती है, जहां मदद मिलना नामुमकिन होता है। तो गर्मी को एक तरह से हथियार बना दिया जाता है। हाँ, ऐसा आरोप है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये किताब में प्रस्तुत एक पक्ष है। सीमा गश्ती दल का अपना जवाब होगा, लेकिन ये गर्मी की वल्नरेबिलिटी का एक और चिंताजनक पहलू जरूर दिखाता है। इतना सब जानने के बाद एक बेसिक सवाल पर आते हैं। ये गर्मी, हीट है क्या असल में फिजिक्स के हिसाब से? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो गर्मी मतलब अणुओं का कंपन, मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन। कंपन? हाँ, अणु जितनी तेजी से हिलते हैं चीज उतनी ही गर्म होती है। पहले लोग सोचते थे गर्मी कोई तरल पदार्थ है, कैलोरिक कहते थे उसे। अच्छा। लेकिन 18वीं सदी में काउंट रमफोर्ड ने दिखाया कि जब तोप बनाते हैं तो घर्षण से लगातार गर्मी पैदा होती है। उन्होंने साबित किया कि गर्मी कोई पदार्थ नहीं बल्कि गति है, ऊर्जा है। और हम इंसान फॉसिल फ्यूल जलाकर इस कंपन को, इस गति को बढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली। हम लगातार सिस्टम में ऊर्जा डाल रहे हैं और आंकड़े साफ दिखा रहे हैं। 1970 के बाद से धरती का तापमान जिस तेजी से बढ़ा है वैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। 2015 से 2022 सबसे गर्म साल। हाँ, रिकॉर्ड पर सबसे गर्म। और वो पैसिफिक नॉर्थवेस्ट हीटवेव, वो आज औद्योगिक क्रांति से पहले के मुकाबले 150 गुना ज्यादा संभावित है। 150 गुना? सोचिए, यहां तक कि अंटार्कटिका में 2022 में तापमान नॉर्मल से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। अंटार्कटिका में? ये तो अविश्वसनीय लगता है। लेकिन सच है। और इसको समझने के लिए विज्ञान ने हाल में एक बहुत बड़ी तरक्की की है, एक्सट्रीम इवेंट एट्रीब्यूशन। वो क्या है? ये एक तरीका है पता लगाने का कि कोई खास मौसम की घटना जैसे हीट वेव या बाढ़ कितनी ज्यादा मानवीय गतिविधियों यानी कार्बन उत्सर्जन की वजह से हुई है। मतलब अब वैज्ञानिक बता सकते हैं कि ये हीट वेव नेचुरल है या क्लाइमेट चेंज की वजह से? हाँ, ज्यादा निश्चितता के साथ।
वो कंप्यूटर मॉडल से तुलना करते हैं आज की दुनिया की और एक ऐसी दुनिया की जहां हमने इतना कार्बन नहीं छोड़ा होता। और नतीजा क्या है? नतीजा साफ है। आज दुनिया में जितने भी हीट वेव्स हो रही हैं वो लगभग सभी या तो मानव जनित क्लाइमेट चेंज की वजह से ज्यादा तीव्र हो गई हैं या उनके होने की संभावना बहुत बढ़ गई है। वो अब नेचुरल नहीं रही। इसका तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा कानूनी तौर पर भी। हाँ, किताब इसी तरफ इशारा करती है। ये विज्ञान भविष्य में बड़ी कंपनियों और सरकारों को जिम्मेदार ठहराने का आधार बन सकता है। कैसे? जैसे गुडेल तर्क देते हैं कि एक्सन मोबाइल जैसी कंपनी जो ऐतिहासिक उत्सर्जन के लगभग 3% के लिए जिम्मेदार है, उस पर भविष्य में क्लाइमेट चेंज से होने वाली हर बाढ़ या हीट वेव के नुकसान का 3% क्लेम किया जा सकता है। ये तो जवाबदेही का एक बिल्कुल नया लेवल है। बिल्कुल, ये गेम चेंजर हो सकता है। भविष्य की तस्वीर तो और भी डरावनी लग रही है। थ्वाइट्स ग्लेशियर, डूम्सडे ग्लेशियर कहते हैं उसे। हाँ, अंटार्कटिका में वो तेजी से पिघल रहा है। अगर वो पूरी तरह ढह गया तो क्या होगा? तो समुद्र का स्तर कई फीट बढ़ सकता है। दुनिया भर के तटीय शहर डूब सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और खाने का संकट, फसलें। हाँ, खाद्य सुरक्षा। फसलें, खासकर मक्का जैसी, बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती। गर्मी से परागण यानी पॉलिनेशन में दिक्कत आती है, पैदावार घट सकती है। मतलब खाने की कमी हो सकती है। हाँ, ये एक वास्तविक खतरा है। और बीमारियां फैलाने वाले मच्छर, टिक, ये सब गर्म मौसम में ज्यादा पनपते हैं और नए इलाकों में फैल रहे हैं। तो डेंगू, जीका जैसी बीमारियां और फैलेंगी। हाँ, और लाइम डिजीज, साथ ही क्रिमियन कॉन्गो हेमोरैजिक फीवर जैसी नई और ज्यादा खतरनाक बीमारियां भी उन जगहों पर पहुंच सकती हैं जहां पहले नहीं थीं। तो ये सब सुनकर क्या समझे हम? सार क्या है इस पूरी बातचीत का? सार ये है कि गर्मी सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये एक ताकतवर फोर्स है जो हमारे शरीर को तोड़ सकती है। हाँ, हमारे इकोसिस्टम को बदल सकती है। समाज में जो असमानताएं हैं उन्हें और गहरा कर सकती है और हमारे भविष्य को खतरे में डाल सकती है। ये अदृश्य लग सकती है, पर इसके नतीजे बहुत ठोस हैं, घातक हैं। हम सब एक, क्या कहा था आपने, गोल्डीलॉक्स जोन में विकसित हुए हैं। हाँ, मतलब तापमान की वो रेंज जहां जीवन आराम से पनपता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। और हम फॉसिल फ्यूल जलाकर खुद को जोन से बाहर धकेल रहे हैं। जानबूझकर हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जिसके लिए हम बने ही नहीं है, न हमारा शरीर न हमारा समाज। और आखिर में वो बात जो गुडेल कहते हैं, प्री मेडिटेटेड हीट, पूर्व नियोजित गर्मी। हाँ, ये कोई अचानक आई आपदा नहीं है। हम जानते हैं ये क्यों हो रही है, हमारी अपनी वजह से। कारण पता है। हम जानते हैं इसके नतीजे क्या होंगे, विनाशकारी, वो भी पता है। और फिर भी हम इसे रोकने के लिए जो करना चाहिए उतनी तेजी से नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। ये जानना कि हम जानबूझकर इस खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी को कैसे बदलता है, सोचने वाली बात है। बहुत गहरी बात है, सोचने पे मजबूर करती है।